ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो पर। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी जानकारियों के द्वारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते रहें। हमारे कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों के विषय में खास बातचीत की जाती है और हमारे साथ मौजूद होते हैं उस विषय के विशेषज्ञ। और इस कड़ी में आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, और इन जानकारियों को साझा करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के अनुभवी जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर वैद्य सर, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। नमस्कार सर, मैं सभी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सुनने वालों को अपना नमस्कार और जय हिंद प्रेषित करता हूं। जो आपका स्लोगन है सुनेगा उज्जैन और बढ़ेगा उज्जैन, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि नाक कान गला के विभाग के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा खुद का स्लोगन है सुनेगा उज्जैन, और कान की बीमारियां विशेष करके इससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। तो सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बनी कि हमारा जो मेन टैग लाइन है सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो कान की बीमारियों के बारे में होने वाली है। और आज हमारे श्रोताओं को इस संबंध में जो कान की बीमारियों और जो मिथ्या हैं और किस तरह से सावधानी रखना चाहिए उस बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले हम इसी क्रम में जानना चाहेंगे कि ये कान में संक्रमण क्यों होता है। हमारे शरीर के अंदर 2 कान हैं, और इसलिए 2 कान दिए गए कि हम पूरी तरीके से बाहर की सब चीज़ें सावधानी पूर्वक सुन सके। कान बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ये 5 इंद्रियों में एक गिना जाता है। बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर होती है, बाहर से हड्डी के द्वारा प्रोटेक्टेड है और दिमाग के पास रहता है ताकि हम अच्छी तरीके से सुन सके, परंतु उसमें बहुत सारी रिस्क है। कान में सर्दी जुकाम, नाक में हुआ या गला खराब हुआ, उसमें एक यूस्टेशियन ट्यूब नाम की नली जो है कान के अंदरूनी भाग में नाक के पीछे से जुड़ी रहती है। इससे जो है नाक का इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन कान में जा सकता है। पहली बात तो ये होती है। दूसरा, बाहर से भी इन्फेक्शन, जो एक्सटर्नल कैनाल जो बाहर कान का छेद दिख रहा है उससे भी हमारा इन्फेक्शन कान के अंदर जा सकता है, और अंदरूनी कान के या मध्य कान के अंदर जो है इन्फेक्शन फैल सकता है, और जिससे कि बीमारी बढ़ सकती है। तो जैसा सर आपने बताया कि संक्रमण किन कारणों से हो सकता है, बहुत ही अच्छी जानकारी है सर। इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये जो वयस्कों की तुलना में बच्चों में कान का संक्रमण अधिक क्यों होता है या क्यों पाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। बच्चों में क्या होता है कि एक तो बहुत ही छोटा बच्चे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया आपको, एक यूस्टेशियन ट्यूब या यूस्टेशियन नलिका जो बोली जाती है नाक के पिछले भाग से और कान के अंदरूनी मध्य कान के अंदर जुड़ी हुई है पर्दे के पीछे। वो इसलिए जुड़ी हुई है कि कान के पर्दे के अंदर प्रेशर बराबर रहे, मेंटेन करने के लिए हवा का प्रसार होता है। वो यूस्टेशियन ट्यूब जो है बड़े वयस्कों में थोड़ी सी एंगल रहती है 45 डिग्री के ऊपर, परंतु बच्चों में हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर रहती है। तो बच्चा अगर लेटा हुआ है या दूध पी रहा है तो वो दूध या पानी या इवन इन्फेक्शन जल्दी से कान के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और वो जब कलेक्ट हुआ तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर वो दर्द होता है, पेन होता है, पस आता है, ये सब होता है। इसलिए बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। छोटा बच्चा हो तो उसको माँ जब दूध पिलाती है तो उसको एक सलाह दी जाती है कि उसका अपना सिर ऊपर रख करके दूध पिलाए, उसको ठपकार के अच्छी तरीके से डकार निकालने का बोले, ताकि है ना वो दूध या पानी या जो भी ले रहा है वो कान में न जाए। और फिर बच्चों को बॉटल से दूध पिलाया जाए तो वो गलत है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होने शुरू होता है तो हमको उसको फिर कटोरी चम्मच से दूध पिलाना चाहिए, ताकि वो बैठ के आराम से पिए, ताकि कान में इन्फेक्शन न जाए, क्योंकि वो जो दूध कलेक्ट हो जाता है या पानी कलेक्ट हो जाता है, ये सावधानी बहुत जरूरी है बच्चों के कान बचाने के। और बच्चों का कान इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि बड़े होके उस कान का जिंदगी भर उपयोग करने वाले हैं। अगर उनको कुछ भी होता है, सुनाई कम देगा, तो उनका कैरियर, उनकी जिंदगी, उनकी सब कुछ रुक जाएगी।
तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि बच्चों के कान की जो बनावट होती है वो बड़ों के कान की बनावट से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बच्चों के बीच में बच्चों को खास कर जब उनको फीडिंग कराते हैं या उनको पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ देते हैं तो किस तरह की सावधानी रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी सर। और इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सर, हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे के कान में संक्रमण हो गया है, या किसी पेरेंट्स को कैसे पता लगता है? बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, 1 साल का, 6 महीने का, साल, वो बोल नहीं सकता है, तो वो ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। तो मुख्य कारण यही माना जाता है कि कान में दर्द हो रहा है या फिर पेट में। बच्चा तो बोल नहीं सकता है, फिर आप अंदर कान को अगर देखेंगे ध्यान से तो अंदर सूजन आई हुई होगी या पस आया हुआ होगा या बच्चा वहाँ पे खुजाल रहा होगा। इसमें एक सावधानी और ज़रूरी है कि आप स्वयं इलाज करने की कोशिश नहीं करें। क्या करते हैं लोग बात, तेल डालते हैं या फिर जो बड मिलती है बाजार में आजकल, है ना, विभिन्न कंपनियों की, वो डालते हैं या फिर काढ़ी या कुछ भी डाल लेते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी स्थिति में तुरंत किसी नाक कान गला विशेषज्ञ के पास में जाके या बच्चों के डॉक्टर के पास में जाके इसका निदान कराना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने कि बच्चों को अगर कान में किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो विशेषज्ञ की सलाह बहुत जरूरी है। उसमें कोई घरेलू उपचार या इस तरह की कोई चीज पालकों को नहीं अपनाना चाहिए। सर इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि ये जैसे कान के संक्रमण का इलाज कैसे करते हैं सामान्यतः, कि आपके पास में जब पेशेंट आते हैं तो विशेषज्ञ क्या सलाह आज के कान के संक्रमण के लिए, उसके लिए सबसे निदान के लिए सबसे पहले तो एक विशेष उपकरणों द्वारा कान की जांच की जाती है। अंदर के जो मेल है या कई बार फफूंद बन जाती या फिर पस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद में दवाइयाँ लिख के दी जाती है और पेशेंट को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे पानी न जाने दे, काढ़ी न करे, है ना, और समय समय पर आकर दिखाए। यूजुअली जो इन्फेक्शन, जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जो अगर जल्दी आ जाए पेशेंट तो वो करीब 10-15 दिन में इलाज के द्वारा ठीक हो सकता है। अगर कान के पर्दे में छोटा मोटा छेद भी हुआ हो इस वजह से तो वो ठीक हो जाता है। पर इसमें यही है कि वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास में जाए, ज़्यादा समय नष्ट न करें और अपनी तरफ से इलाज करने की कोशिश न करें कि जैसे कि वो काढ़ी डालना या तेल डालना। आपने देखा होगा कि वो लहसुन का तेल गर्म करके और उसको चम्मच में या कटोरी में गर्म करके डाल, वो सब गलत है। मतलब वो इलाज नहीं है। वो पुराने ज़माने में होता होगा परंतु अब वो पॉसिबल नहीं, वो गलत होता है, उससे नुकसान ज़्यादा होता है ना। वो जो वेजिटेबल ऑयल अपना सोयाबीन या मूंगफली का तेल, उससे फंगस हो जाती है, ऐसा पता चला है, तो इसलिए वो यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी कि अगर किसी भी तरह का कोई संक्रमण है तो इसमें डॉक्टर की, विशेषज्ञ डॉक्टर की ही सलाह ली जानी चाहिए और हमारी मर्जी से या हमारे खुद के हिसाब से कोई इलाज नहीं करना चाहिए। सर ये एक विशेष प्रकार, जिसे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि जो तैराक रहते हैं, तो ये जो तैराकी करते हैं या तैराक जो होते हैं उनको किस प्रकार का, मतलब उनको यह संक्रमण अधिक होने का खतरा होता है? जी सर, जी सर। एक तो पानी में जो जाते हैं, जैसे लोग बाग नहाने गए, हमारे यहाँ शिप्रा नदी है, नहाने गए, या तैराक हैं या कोई पर्व पे अपन नहाने जाते हैं या फिर घर में ही नहा रहे हैं, तो कई बार असावधानीवश या जानबूझकर भी बिना ज्ञान न होने की वजह से कान में पानी डाल लेते हैं। तो ये पानी जो है, आपको मालूम है कि जहाँ भी ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है। तो कान के अंदर फंगस ग्रो कर जाती है जो कि ज़रा मुश्किल होती है और उससे फिर सीवियर पेन और कान बंद होना, सुनाई कम देना, ये सब होता है। तो जो ऐसे लोग बाग हैं जैसे तैराक हैं, तो उसके लिए विशेष प्रकार के अपने प्रोटेक्शन डिवाइसेस मिलती हैं कान के अंदर पहनने की, बाहर से पहनने की, जैसे स्विमिंग पूल में तैर रहा है या नदी में जा रहा है तो वो विभिन्न डिवाइसेस मिलती है, प्लग मिलते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अनावश्यक रूप से कान में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप घर पे भी नहा रहे हो तो इसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि कान और आंख में हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो वाटर प्रिकॉशन सबसे बड़ी चीज़ है ना। इसको वाटर प्रिकॉशन, नमी से, पानी से बचाओ, है ना। बरसात में भी ऐसा होता है कि अपन निकले और पानी गिरा, कान में चला गया, फिर अपन ने खुजाल लिया, फिर वो इन्फेक्शन हो गया, तो वो फिर आपका एक तो समय बर्बाद हो रहा है, फिर आपके वो दिन, बीमारी के दिन आपका काम नहीं कर सकते, तो काम भी आपका हैम्पर हुआ। मतलब आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और वो दवाई का खर्चा अलग लगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इसमें सावधानी बहुत जरूरी। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, चाहे वो तैराक हो या नदी पर नहा रहा हो या घर में नहा रहा हो, तो मतलब कानों की सुरक्षा मतलब हमेशा अत्यंत आवश्यक है। और अगर इस तरह की कोई खेल में या गतिविधि में बच्चे संलग्न हैं या कोई बड़े संलग्न हैं, तो वो इस तरह की प्लग या वो सुरक्षा उपकरण पहन के ही मतलब स्विमिंग करें या तैराकी करें। एक सिंपल है कि आप एक कॉटन
जो का प्लग बना के उसको वेस्लिन में डुबो के अंदर लगा लें। अगर इमरजेंसी तो यूजुअली पानी अंदर नहीं जाता उससे, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आपका ही है। हाँ, मतलब इसमें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सर कान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी से सुरक्षित रखना चाहिए, पानी से बचाव करना चाहिए। मतलब मैं ये बोलूँगा, कान और पानी की दुश्मनी है, आप ये समझे तो बिल्कुल एक ही सिंपल वे में समझाया जाए पब्लिक को तो ये है कि कान और पानी दुश्मन है, पानी नहीं जाने देना और काढ़ी नहीं करना, तो आपके कान 90% सुरक्षित रहेंगे अगर कोई और कारण नहीं है तो। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने हमारे श्रोताओं को दी। इसी क्रम में हम सर जानना चाहेंगे ये कान के लंबे समय तक बहने वाले मरीजों के बारे में क्या करना चाहिए, कई बार हमने सुनने में आता है तो। जी साहब, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मरीज का कान बचपन से ही बह रहा था, या कई बार जन्मजात भी ऐसी बीमारी रहती है जिसको बोलते हैं कोलेस्टिटोमा, अंदर जो है कुछ ऐसी विकृति पैदा हो जाती है कि कान के पर्दे के पीछे कुछ डिजीज बन जाती है, और वो फिर कान की हड्डियाँ, जो बारीक हड्डियाँ हैं, 3 हड्डियाँ होती है सुनने के लिए, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, इसके अलावा कान की जो दिमाग से अलग करने वाली जो बोन्स है, वो सब सेल्स खराब होने लगती हैं और वो सड़ जाती हैं, और सड़ने के बाद में उस इन्फेक्शन का खतरा दिमाग में जाने का बहुत ज़्यादा रहता है कि दिमाग में जा सकता है, या एक नर्व हो जाती है फेशियल नर्व जो कि आपके मुंह को सप्लाई करती है पूरे चेहरे को, तो उसकी भी नुकसान हो सकता है और आपका मुंह का लकवा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका कान लंबे समय तक बहता है, इसके अलावा चक्कर भी आ सकते हैं, इसके अलावा आपके दिमाग में पस चला गया तो आप बेहोश भी हो सकते हो, आपको ब्रेन एब्सिस हो सकता है। इसलिए अगर जिन लोगों का कान लंबे समय से बह रहा है वो इसकी अनदेखी ना करें, क्योंकि अगर अनदेखी करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ेगा। इसके लिए तुरंत किसी ईएनटी सर्जन के पास में जाएं, और आजकल ईएनटी की सर्जरी बहुत ही अच्छी होने लगी है। हमारे पास में माइक्रोस्कोप है, हमारे पास में एंडोस्कोप है, हमारे पास में बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कई सालों से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे हमने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, तो हम उस डिजीज़ को निकाल देते हैं। जो नया पर्दा लगा सकते हैं, नई हड्डियाँ लगा सकते हैं, तो पेशेंट को जो है ईयर जो है ड्राई हो जाता है और उसको सुनाई देने में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये जो लोग बाग इसकी अनदेखी करते रहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, वो कभी भी खतरा बढ़ सकता है और वो मतलब नुकसान में आ सकते हैं। किसी भी बीमारी को ज़्यादा लंबे समय तक दबा के रखना नहीं चाहिए, और यही सलाह आपने हमारे श्रोताओं को दी कि अगर इस तरह के जो कान बहने वाले मरीज है तो वो और कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके, और बहुत खतरा बढ़ जाता है। जी, तो सर ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली कि जिनके कान बह रहे हैं वो तुरंत ही किसी अपने विशेषज्ञ की सलाह उनको जाके लेनी चाहिए, और सलाह माननी भी चाहिए। कई बार क्या होता है, सलाह तो ले लेते हैं परंतु इलाज कराते बोले सर अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे, वो ऐसा चलता नहीं है। कान थोड़ी सोच रहा है इस बात को ना, उसमें तो बीमारी तो बढ़ती जाती, तो वो उसका इलाज जितनी जल्दी डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना आवश्यक है। हाँ जी, तो सर इसी क्रम में एक प्रश्न हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि कान के लंबे समय तक बहने वाले मरीजों में अगर ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? मैंने अभी बताया है, मैंने कहा कि चेहरे का लकवा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि बैलेंस का आर्गन और सुनने का आर्गन एक ही है, कान के अंदर के कान में, जिसको लेब्रिन बोलते हैं। तो वो इफेक्ट हुआ तो आदमी को चक्कर आ सकते हैं, लकवा हो सकता है ना, मेनिंजाइटिस हो सकती है, दिमागी बुखार, ब्रेन एब्सिस हो सकता है ना, नेक गर्दन के अंदर एब्सिस हो सकता है अगर वो नीचे फटा तो इसलिए वो खतरा बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी लाखों की जिंदगी, अमूल्य जिंदगी को आप जो है क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तो उसका इलाज जो भी वो ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, और ऑपरेशन लोगों में भ्रांति है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होते, पर ऑपरेशन सक्सेस होते हैं, और हमारा जो खतरा है, जो सेफ अनसेफ पोजीशन है, जो खतरा डेंजरस पोजीशन है, खतरनाक, उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि उस कान सेफ हो जाता है कि उससे अब आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी सर हमारे श्रोताओं, क्योंकि किसी भी आदमी को एक ब्रेन का बुखार, मेनिंजाइटिस हो गया या लकवा हो गया चेहरे का, तो वो तो फंस गया ना, फिर उसको तो मतलब कोई फिर इलाज और बढ़ जाएगा और इलाज का खर्चा भी और बढ़ जाएगा, मतलब जो आर्थिक वहन भी उसके लिए परेशानी होगी और उसको शारीरिक मानसिक और दूसरी तरह से ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो यही है कि अगर चिकित्सक सलाह देते हैं अब तो वो ऑपरेशन उनको करा लेना चाहिए, जो कि उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। जी सर, इसी क्रम में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि सर ये कान की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, मतलब इसी क्या बचाव के उपाय आप बताना चाहेंगे? कान की मैंने बचाया ना सर कि आपको एक तो सबसे बड़ा
पानी से अपनी जो है कान में काड़ी करने की प्रवृत्ति, मैच बॉक्स में से अपन ने काड़ी निकाली और माचिस की काड़ी डाल ली, या कई महिलाएं जो है वो पिन डाले वो डाल ली, चाबी डाल ली, जैसे गाड़ी में चाबी डालते हैं ना, ऐसे कान में चाबी डाल ली, तो ट्रॉमा होता है, बहुत ज्यादा खून निकल सकता है, अंदर पर्दे को चोट पड़ सकती है, अंदर बारीक बारीक हड्डियों को चोट पड़ सकती है। एक तो ये बहुत बड़ा बचाव जरूरी डायरेक्ट। एक दूसरा, आजकल आपने देखा होगा शहर के अंदर और इवन गाँव में भी तेज आवाज द्वारा वो बारात में और विभिन्न प्रोग्रामों में वो बहुत तेज आवाज रहती है और वो करीब 4,000-5,000 डेसिबल इतनी तेज आवाज रहती है। एक सामान्य आदमी जो है 90-100 से ज़्यादा सुनने में उसको जो है नहीं, डेसिबल ज़्यादा सुनेगा तो वो कान के अंदर की जो तंतु है कॉक्लिया में और नर्व में वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। जो परमानेंटली डैमेज हो गए तो वो रिवर्स भी नहीं हो सकते कि आप सोचे कि दवाई गोली से ठीक हो, नहीं होता। तो वो उनसे बचना चाहिए। आपके पास में तेज आवाज, हार्न की आवाज, जो अपने शहरों में जो बड़े वाहन जा रहे हैं, सड़क के पास में रहते हैं, हाईवेज पे रहते हैं, उन लोगों को, या जो मशीनों पे काम करते हैं जो लंबे समय तक जो फैक्ट्री में, तो इन लोगों को विभिन्न डिवाइस यूज करनी चाहिए कान के अंदर। उसके भी मफ्स मिलते हैं, प्लग्स मिलते हैं जो कान के अंदर लग जाते हैं। और अगर तेज आवाज असहनीय लग रही है आपको तो आपको उससे दूर हट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका कान की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कान है आपको सुनाई देगा तभी तो आप एक अच्छा म्यूजिक सुन पाओगे। अगर आप डीजे में कोई अच्छा म्यूजिक सुन भी रहे हो पर वो केवल एक दिन के बाद में आपका कान खराब होने वाला है तो उस म्यूजिक का कोई आनंद रहेगा नहीं आपके लिए। तो इसलिए उसका आनंद लेना है तो कम आवाज़ में सुने और कान की सुरक्षा स्वयं करें। कई बार लोग कान के अंदर वो आजकल मोबाइल सुनते सुनते वो ईयर प्लग भी लगा लेते हैं, उससे भी अंदर कान में ट्रॉमा हो सकता है। और उससे ज़्यादा लंबे समय से उसमें भी अंदर जो है नॉइज इंड्यूस्ड डेफनेस जिसको हम बोलते हैं, ध्वनि से ज़्यादा शोर से पैदा होने वाली बहरापन वो आ सकता है। तो इसलिए ये सब जरूरी है। और इससे फिर आदमी को टेंशन भी होता है, एक तनाव होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो दूसरी बीमारियां भी हो सकती है अगर तेज आवाज़ में आप सुनते हो लंबे समय तक। तो इसकी सब सुरक्षा आपके स्वयं के हाथ में। और इसके लिए आपका ये प्रोग्राम जो है दस्तक, ये जिसमें सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जो आपका स्लोगन बहुत ही सही है ना, सुनना बहुत जरूरी है ना। तो सर इसी क्रम में हमारा एक और प्रश्न था कि कान के तेज आवाज से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी तो आपने बताई है, और अगर उसमें और भी कुछ अगर आप कहना चाहें तो बता सकते हैं। मैंने बोला ना कि साहब आपको तेज आवाज से बचना पड़ेगा, वो किसी भी प्रकार की हो। आप घर में तेज टीवी लगा के सुन रहे हो, या आप मोबाइल फोन का वो ईयर प्लग लगा के सुन रहे हो, या आप शहर के अंदर कहीं तेज डीजे के पास खड़े होकर डांस कर रहे हो, या फिर आप जो है कहीं फटाका फोड़ रहे हो बहुत तेज, तो इन सब से कान का नुकसान हो सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मालूम होगा, आपको ज्ञान होगा इसका, तो आप नहीं करेंगे। इसे हम लोगों को ज्ञान नहीं है इसीलिए। और इसमें फिर आपका रेडियो दस्तक ये काफ़ी मदद कर सकता है अगर इसका प्रचार करे कि भाई ये इनसे बचना चाहिए। क्योंकि फिर मैंने आपको बोला कि सुनेगा उज्जैन तो ही बढ़ेगा। एक पर्सन की भी, एक व्यक्ति की भी अगर वो सुनेगा तभी वो बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट, उसका आर्थिक विकास, उसका जो है ज्ञान का विकास सभी इसी से होगा, सुनने से। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इंद्रिय जी, बिल्कुल ठीक कहा सर। सर इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोगों में बहरापन आता है तो उसका निदान किस तरह से किया जा सकता है? सर बड़ी उम्र में जो लोग बाग है उनको जो उम्र की वजह से 60 साल के ऊपर जो है धीरे धीरे क्या होता है कि श्रवण शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेस्ट बायोकेसिस, उम्र जनित बहरापन, उम्र जनित। ये उम्र की वजह से वो सुनाई देना कम होता है। ऐसे लोग बाग फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, घर में नहीं कर पाते, घर में क्या बात कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है ना। वो फिर कंफ्यूज रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ऐसे आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी आप नाक कान गला विशेषज्ञ के पास में जांच कराएं। जांच कराने में क्या होगा कि उनको कितना नुकसान है, वो जैसे चश्मा लगता है, एक उम्र के बाद में चश्मा लगता है, वैसे ही कान में भी सुनाई देना कम होता है उम्र के कारण। तो उसके लिए आप मशीन लग सकती है, मशीन लगने के बाद में अच्छा सुनाई दे सकता है। और वो फिर अपनी फैमिली के पास में, अपने बच्चों के पास में, अपने पोते पोतियों के साथ में अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं और वो खुशी खुशी रह सकते हैं। क्योंकि फिर देने वाला को सुनेगा नहीं तो फिर तकलीफ होगी, सुनना बहुत जरूरी है। हाँ
तो वो कई सारी उनसे मानसिक और सारे परेशानियां खड़ी होती है अगर किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है। तो सर बहुत ही अच्छी नहीं, आप देखिए ना कि अगर एक व्यक्ति सुनता नहीं है या एक बुजुर्ग है 60-70 साल का सुनता नहीं है, वो शहर में जा रहा है सीट सड़क के ऊपर पैदल या साइकिल से, और अगर उसको हार्न बजता है या पीछे से गाड़ी, अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो एक दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए ऐसे मरीजों का भी हमको रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है। तो घर के बुजुर्गों का भी आप इलाज कराएं ताकि वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सके, और आज की टेक्नोलॉजी में ये संभव है। हाँ, मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये आज की टेक्नोलॉजी में संभव है। तो सर इसमें किस तरह से, मतलब अगर आप बताना चाहें तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की पद्धतियों के द्वारा इनका इलाज किया जाता है। हम इनको अगर कान में हम देखते हैं कि भाई कान में सुनाई कम देता है या कान में कोई मेल या फंगस या कुछ है, तो वो तो ठीक होके हम ठीक कर सकते हैं। अगर उनको नस की खराबी, जो मैंने बताया ना, जो नस या कॉकलिया में जो अंदर के कान में सुनाई देना कम हो गया, सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, जो एज उम्र की वजह से उनको मशीन लग सकती है। और मशीन आजकल बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं। हम जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का विकास हुआ है, एक छोटे से फीचर फ़ोन से अब हमारे पास भी अच्छे अच्छे स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, ऐसे कैसे इनका भी विकास हुआ है तो तकनीकों का, और उससे अच्छा सुनाई दे सकता है और वो लाभान्वित हो सकता है और वो कम्युनिकेट कर सकता है। हमारे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हम मशीन प्रोवाइड करते हैं और वो खुशी खुशी कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्ग को सुनाई दे, वो कम्युनिकेट कर पाए। अगर आप यूज़ नहीं करते हो मशीन तो धीरे 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 आपकी सुनने की शक्ति पूरी जा सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चश्मा हम नहीं लगाएं तो फिर धीरे धीरे आँख कमज़ोर होती है, ऐसे कैसे अगर करने की मशीन नहीं लगे तो कान और कमज़ोर होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी और समुचित रूप से करा लिया जाए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी सर ये आपने हमारे श्रोताओं को दी। सर इसी क्रम में हम सर यह भी जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे जो कि जन्म से नहीं सुन सकते और बोल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी या सुविधा उनके लिए उपलब्ध है वर्तमान समय में? हाँ, ऐसे बच्चे हैं जिनमें की जो है सुनने की शक्ति नहीं होती है, जन्म से ही सुनने की शक्ति नहीं होती है। और वो जो है एक तो उसमें अगर बच्चा सुनता नहीं है तो फिर बोलेगा कैसे? सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि जो हम सुनते हैं उसी से हमारी लैंग्वेज या भाषा डेवलप होती है और वही बोल पाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक हिंदी भाषी के अंदर बच्चा पैदा होता है तो हिंदी बोलता है, अगर मराठी भाषी के अंदर पैदा होता है तो मराठी बोलता है। वो जन्मजात लैंग्वेज हम अपने एनवायरनमेंट से, हमारे रिलेटिव से वो कैच करते हैं और वो हमारे दिमाग के अंदर 18 से 24 महीने के बाद में धीरे धीरे वो भाषा विकसित होने लगती है। अब अगर वो बच्चा सुनता नहीं है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी हमको जानकारी हो, पहचान करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा छोटा है, अगर हम जैसे ताली बजाते हैं या थाली ठोकते हैं, वो सुनता है कि नहीं, वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, वो माँ बाप का कर्तव्य है। और जो माँ बाप के अलावा जो रिलेटिव दूसरे थे, दादा दादी बुआ, वो अगर समय पे आइडेंटिफाई करके डॉक्टर के पास में ले आए तो हमारे पास में विशेष टेस्ट हैं जिनको हम OAE और बेरा बोलते हैं, उनसे हम ये जांच पता कर सकते हैं कि इसमें सही में जन्मजात कोई ऐसी कमी है क्या जिससे कि इलाज किया जा सकता है क्या। अगर वो बच्चा सुनता है अच्छी तरीके से तो कोई टेंशन नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो बोलेगा। पर अगर वो नहीं सुनता अच्छा, और ये जांचें जो है OAE तो 10 दिन के बच्चे में भी हो सकती है ना, 5 दिन के बच्चे में भी हो सकती है। उसमें कोई अंदर कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना पड़ता, वो मशीन बाहर से बता देती है कि अंदर का कान कैसा है। अब अगर ये नहीं सुनता है तो फिर वो बोल नहीं सकता। ऐसे बच्चों में एक नई पद्धति आई है जिसको बोलते हैं कॉकलियर इम्प्लांट, और ये कॉकलियर इम्प्लांट भारत में पिछले 20 सालों से उपलब्ध हैं और हमारे उज्जैन में भी उपलब्ध है। और हमारे RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में कॉकलियर इम्प्लांट हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और हमने कई पेशेंट्स को लाभान्वित किया है। अभी पिछले इसी माह फरवरी महीने में ही हमने 3 कॉकलियर इम्प्लांट अभी 12 फरवरी को किए हैं और उनको अब वो पेशेंट जो है जब कॉकलियर इम्प्लांट चालू कर देंगे तो उनको हम एक स्पीच थेरेपी या जो सुनने की शक्ति डेवलप करने के लिए बोलना सिखाएंगे और धीरे धीरे वो बोलने लगेंगे। ऐसे कई बच्चे हैं जो अब बोलने लगे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ऐसा बच्चा वो जिंदगी भर इशारों से बात करे, इसके बजाय अगर उसको कॉकलियर इम्प्लांट लगा दे। अच्छा, इसमें कई योजनाएं हैं शासन द्वारा निर्धारित
जिनका हम फ़ायदा मरीजों को दे रहे हैं, और उससे वो पेशेंट को बिना किसी खर्च के वो जो है ऑपरेशन, जो मशीन की कास्ट ही करीब 6.5 लाख रुपए होती है मिनिमम, वो मुफ्त में सुविधा आड़ी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। और हम पिछले 5 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले इस महीने में भी किए, अगले महीने में भी 2 ऑपरेशन बुक हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स का चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, माँ बाप उसके ध्यान दे कि सुनता है कि नहीं, और उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराएं। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि किन उन्नत और आधुनिक तकनीकों के द्वारा जो बच्चे जन्म से नहीं सुन सकते हैं वो भी आप सुन रहे हैं और अपनी दिनचर्या सामान्य करके वो अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। सर इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि सर ये जैसे कि हमारी इतनी सारी बातों में आपने बताया ही है कि किन किन चीज़ों से कान में नहीं डालना चाहिए, तो सर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कान में क्या नहीं डालना चाहिए। आपने बताया तो एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे श्रोता थोड़ा ध्यान से सुन लें कि इन चीज़ों से हमेशा उनको सुरक्षा करनी है कान की। तो अगर आप इसमें कुछ विशेष और बोलना चाहें तो बता सकते हैं। सर मेरा ऐसा सोचना है और ऐसा सलाह है कि कान में कुछ नहीं डालना। कान में कुछ डालने की ज़रूरत होती ही नहीं। कान का सेल्फ क्लीनिंग है, कान का मेल अपने आप बाहर आता है। अगर बाहर आता है तो आप बाहर से इसे निकाल के साफ कर सकते हैं, पर अंदर कान में उंगली, काड़ी, पिन, बड जो मिल रही है बाजार में वो भी नहीं यूज़ करनी है। तेल जो गांव वाले या शहर वाले भी जो है तेल को गर्म करके लहसुन का तेल, सरसों का तेल, मीठा तेल वो डालते, ये कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी भी नहीं जाने देना चाहिए। कान वैसा है वैसा आपका अपने आप सब कुछ ठीक होता है, उसमें ज़्यादा कुछ उसमें करने की ज़रूरत होती नहीं है। ये आपको ज़िंदगी भर साथ देगा, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको सुनाई देगा, है ना। और आपकी कम्युनिकेशन, संवाद आप लोगों से कर पाओगे और अपना जिंदगी सुचारू रूप से गुजार पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप आपके कान की सुरक्षा स्वयं करें। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। अगर आप इस सुनोगे तो आप बढ़ोगे, आपका खुद का फायदा होगा, है ना। जो आपका स्लोगन में फिर से कहता हूँ, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। तो सुनना बहुत जरूरी है, सुनना मूल्यवान है ना। सुनना और देखना दो जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, इनसे सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा सलाह है। सर ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। आप यहाँ आए और आपने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने भी ये सुना और मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक और श्रोता इस बात को ध्यान से सुने और इसका जीवन में पालन करें तो उनको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद साहब। सर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ आप विशेष संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि सभी श्रोता और सुनने वाले और उज्जैन शहर के सारे नागरिक स्वस्थ रहें, अपना का विकास करें। अभी हम एक कोरोना काल से गुजरे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब ऐसी कोई आपत्ति नहीं आए। भगवान महाकाल की कृपा हमारे शहर के ऊपर हमेशा बनी रहे। अभी शिवरात्रि गुजरी है और सभी लोगों ने अच्छी तरीके से प्रार्थना की है। तो मेरा वही आखिरी में वही स्लोगन है जो आपके रेडियो दस्तक का है कि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने यहाँ कर इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी, जिससे हमें पूरी उम्मीद है उन्हें बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों यह थे हमारे साथ उज्जैन के काफ़ी अनुभवी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर वैद्य सर, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन से, जिन्होंने नाक कान गला रोग संबंधी विषय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। दोस्तों कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वह बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर सुधाकर वैद्य सर ने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी वह सभी आपने ध्यान से सुनी होंगी। और नाक कान गला रोग के विषय के संबंध में कोई भी समस्या है या आपके किसी परिचित परिवारजन को कोई समस्या है तो आप उन्हें भी सभी जानकारियों से अवगत करें और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे लापरवाही न बरतें और अपनी बीमारी का ठीक ढंग से इलाज कराएं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सभी सुझावों पर भी विचार करेंगे।
दोस्तों, आप रेडियो दस्तक 90.8 एफएम से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी, जहां पर आपको अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय और उससे जुड़े विशेषज्ञ के साथ, ताकि आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिएगा आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।